सेकेंड यूनिट, एनसीईआरटी पे सेकेंड यूनिट पे दिया गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब सबसे पहले मुझे करंट की प्रॉपर्टी स्टडी करना है। करंट है क्या, मतलब धारा। करंट, ठीक है। इसमें अपन को क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जस्ट बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी मुझे पढ़ना होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, करंट के बारे में पढ़ेंगे, करंट डेंसिटी पढ़ेंगे मतलब धारा पढ़ेंगे, धारा घनत्व पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस प्रतिरोध पढ़ेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टर पढ़ेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन या मिक्स कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें अपन इस यूनिट पे कवर करेंगे, ठीक है। मतलब अगली यूनिट सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इसमें आपको देखना है करंट क्या होता है, धारा, ठीक है। धारा को बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर, जो चार्ज होता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक ही आप ऐसा भी कह सकते हैं, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश को ही हम क्या बोलते हैं, मतलब चालक बोलते हैं। किसी चालक के एकांक परिक्षेत्र से गुजरने वाले जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स बेसिक आपको समझना क्या है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ किसी भी चालक में कंडक्टर में धारा है। धारा होने का क्या मतलब, सीधा सा मतलब कि यदि धारा उसमें फ्लो हो रही है तो कहीं न कहीं उसमें इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं। अब वो कैसे गमन कर रहे हैं, धारा जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में गमन करती है। यदि मैं बोल दूं, मान लीजिए कि ये चालक तार है, एल लंबाई के चालक तार है, ठीक है, एल लंबाई चालक तार है। अब इसमें यदि मैं बोलूं कि इस पे धारा यानी करंट आई है, तो इसके होने का क्या मतलब, इसके होने का ये मतलब कि जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यदि वो चालक है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी वो चालक की श्रेणी में आएगा। अदरवाइज फ्री चालक यदि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप उसको कंडक्टर, आप उसको चालक नहीं कह सकते हैं। बेसिकली आपको चालक में क्या सीखना होता है, आपको यदि आप बेसिक डेफिनेशन सीखें तो चालक क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है कि जिसमें जो धारा का चालन कर सके, अर्थात जिसमें धारा का प्रवाह हो सके। अभी धारा का प्रवाह हो रहा है तो कहीं न कहीं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तभी उसमें जो करंट है वो फ्लो हो रहा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होता। अब करंट फ्लो होने का क्या मतलब कि कहीं न कहीं उसमें आवेश बह रहे हैं। यदि आवेश फ्लो हो रहे हैं तभी उसमें करंट जा रहा। मतलब आवेश वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तभी उसमें चार्ज है। अब हमेशा आपको याद रखना है कि आप चार्ज का निर्धारण कैसे करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया है, एक बॉडी ए दूसरी बॉडी ए बी, तो यदि धारा इसे बह रही है तो सीधा सा मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यदि इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए, इसे पहुंच गया कि पॉजिटिव और ये नेगेटिव बॉडी होती है। तो ठीक इसी प्रकार धनावेश के विपरीत इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में यदि मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके वो इधर की ओर जा रहे हैं तो धारा की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में जो है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम और देखते हैं और आगे चलते हैं। बेसिक बातें तो आपने सीख ली। चालक क्या होता है कि जिसमें विद्युत धारा का चालन होता है, अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। कुछ चालक क्या होता है कि जिनमें धारा का चालन नहीं होता है, अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक सेमीकंडक्टर, फिर इंसुलेटर। फिर अर्धचालक क्या होते हैं, जिनमें धारा का चालन नहीं होता, माफ करिए, उनको हम क्या बोलते हैं, कुचालक, इंसुलेटर। और जिनमें धारा का चालन होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। अब इन दोनों के बीच में मतलब जो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर में या किसी विशेष ताप पे धारा का चालन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं अर्धचालक। जैसे आप सिलिकॉन जर्मेनियम ले लें, ठीक है। अब आप देखें आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा को कहाँ से व्यक्त करते हैं, I इज इक्वल टू Q/T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। या कि आप ऐसा बता सकते हैं किसी चालक के किसी परिक्षेत्र से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब आपको समझना क्या है कि आवेश प्रवाह की दर ही है
जो विद्युत धारा कहलाती है। जितने चार्ज इसमें फ्लो हो रहे हैं कंडक्टर में, उसका रेट होता है, वही क्या कहलाता है, करंट कहलाती है। मतलब आवेश प्रवाह की दर को, सीधी सी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी, क्या कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो I इक्वल टू हम लिख सकते हैं लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, तो डेल क्यू अपॉन डेल टी, तो I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अर्थात आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब यदि हम इसके यूनिट्स में चलें तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब जो Q मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और ये समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो कूलाम सेकंड इनवर्स को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। कूलाम सेकंड इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर। अर्थात धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर। धारा का जो SI मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, अब यदि हम बोल दें कि हमें 1 एम्पियर धारा उतारने की, 1 एम्पियर धारा क्या होती है, यदि किसी एकांक परिच्छेद मतलब चालक तार में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक फ्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब मान लीजिए चालक तार है, हमें बताना है कि 1 एम्पियर करंट कितना होगा। तो मैं बोलूं कि 1 कूलाम यदि आवेश 1 सेकंड तक इस चालक तार में फ्लो हो रहा है, ठीक है, तब वो हमारा जो बहने वाली धारा होगी वो क्या होगी, 1 एम्पियर की धारा होगी। ठीक, अब यदि मान लीजिए हमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीखना है, इससे आपको पता है हमने क्या बता दिया, इसका यूनिट बता दिया कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर लिख सकते हैं। अर्थात धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। यदि आप इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल लें तो Q अपॉन टी, तो जो Q होता है डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इसका बेसिकली फार्मूला होगा Q, क्योंकि कैसी क्वांटिटीज ये स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, अच्छा, अब जो इसकी यूनिट है, सिमिलर यूनिट है Q अपॉन टी। तो Q मतलब क्या, आवेश। आवेश के लिए हम क्या लिखते हैं, आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम, मतलब एम्पियर सेकंड को ही हम लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा और आप देख लें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देख लें। यदि हम बोल दें, मान लीजिए ऐसा बोला जाए, एक तार में 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। आपसे बोल दिया जाए कि एक तार में 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश, 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश, 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का मान बताइए। धारा का मान चाहिए, तब सीधा से मतलब I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो I इज इक्वल टू Q कितना है, 30, और टाइम कितना है, 30 अपॉन 10 मिनट। 10 मिनट के लिए हम पहले क्या करें, चूंकि मिनट 10 मिनट है, तो चूंकि SI सिस्टम क्या होता है, सेकंड, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 60। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, I इक्वल टू 3/60। ठीक है, तो 3/60, तो I इक्वल टू हम क्या लिख पाएंगे, बेसिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। I इज इक्वल टू 300 इंटू 10 टू द पावर, आप लिख सकते हैं क्या, 300 यदि आप लिख पाएंगे इसको, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 60 इंटू 10 टू द पावर 2। इसमें नीचे 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये तो I इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर। ये क्या हो जाएगा, इसमें करंट निकल के आएगी, अर्थात क्या निकल के आएगी, धारा निकल के आएगी। ठीक है, अब यदि मान लीजिए हमसे पूछा जाए, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, अब धारा की दिशा क्या होगी। जो धारा की दिशा होगी, ये आगे मैग्नीट्यूड, तो धारा की दिशा क्या होती है, अभी बताया कि हमेशा जो होता है कि इलेक्ट्रॉन धारा की दिशा विद्युत धारा के विपरीत होती है।
मतलब आपको समझना है कि विद्युत धारा की दिशा है धनावेश प्रवाह की दिशा में होती है। मतलब धनावेश प्रवाह की दिशा से क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत दिशा में, यानी जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, हमने चर्चा करी है किसी चालक में कि विपरीत इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में वो होती है क्या, धारा की दिशा। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि ये धारा जो है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, यदि आप करंट लेने धारा, इसमें आपको क्या परिमाण और दिशा दोनों दिया जा रहा है। तो क्या ये सदिश राशि है? सदिश राशि के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है कि ऐसी भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उनको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि। तो क्या ये सदिश राशि है? नहीं, धारा क्या है, अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि ये पूर्णतः इसमें वेक्टर अलजेब्रा लॉ मतलब सदिश बीजगणित नियम का पालन नहीं करती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ये सदिश बीजगणित नियम का पालन नहीं करती, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको कि ये सदिश राशि नहीं है। मतलब सबसे जरूरी बात क्या है कि किसी राशि को यदि आप सदिश बोल रहे हैं तो उसके बोलने के पीछे लॉजिक ये होना चाहिए कि वो सदिश बीजगणित नियम का पालन करे। यदि वो सदिश बीजगणित नियम का पालन नहीं कर रहा है, वेक्टर अलजेब्रा लॉ ओबे नहीं हो रहा है उसमें, तो आप बोलेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। सिमिलर यहाँ पे भी आप देख सकते हो, करंट में भी मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मतलब धारा के साथ साथ परिमाण भी है, परिमाण और दिशा दोनों है, फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं कि ये अदिश राशि, सदिश राशि नहीं है। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या कि सदिश बीजगणित नियम का पालन नहीं करता। और एक बात और आप ध्यान रखिए कि धारा जो है, करंट जो है, आप कितने भी किसी कंडक्टर को कितना भी फोल्ड कर दीजिए, कितना ही फोल्ड कर दें आप, पर उसके वैल्यूज में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। तो इस रीजन से भी हम बोलते हैं क्या इसको कि जो धारा है वो क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद हम चलते हैं धारा घनत्व क्या होता है। तुमने करंट सीखा, अब आप देख लें धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व अच्छा, अब धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व आपको ये समझना है कि किसी, आपने करंट क्या सीखा, आपने करंट बताया कि किसी चालक के एकांक परिच्छेद से, मतलब आवेश प्रवाह की दर को, मतलब जो आवेश प्रवाह की दर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉरी, किसी चालक के आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा। अब इसी में धारा घनत्व, तो आपको ये याद रखना है कि किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला जो आवेश की दर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। मतलब क्या कि किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले धारा को, ठीक है, इसकी निर्देशना को क्या देना है, देख लें, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। धारा घनत्व कहते हैं, इसको जो है जे से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब धारा घनत्व हमें क्या समझना है, हमने धारा सीखा कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब जो धारा घनत्व है उसमें आपको इतनी चीज याद रखना है कि जो धारा बहेगी वो प्रति एकांकित अनुप्रस्थ, किसी चालक के
प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से जो गुजरेगी, जो धारा होगी उससे बहेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, धारा घनत्व। इसे बेसिकली कैसे व्यक्त करते हैं, जैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्या किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, धारा घनत्व को हम क्या व्यक्त करते हैं, जैसे J इज इक्वल टू क्या होता है, J इज इक्वल टू I अपॉन ए, प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से गिरने वाला, मतलब I अपॉन ए। तो I अपॉन ए, J इज इक्वल टू धारा घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन ए। ठीक है, अब आपको और थोड़ा सा डीप चलें और इसके बारे में हम चलें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, J इज इक्वल टू I अपॉन ए। तो आपको पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। ठीक है, तो अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू Q बाई टी अपॉन ए, अर्थात क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन ए टी। ठीक है, Q अपॉन ए टी धारा घनत्व। अब धारा घनत्व का हम यूनिट निकाल दें, धारा घनत्व की यूनिट क्या होगी, तो धारा घनत्व की यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, और आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और जो क्षेत्रफल है उसको हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ। क्षेत्रफल बराबर लंबाई में चौड़ाई, लंबाई को मीटर से, चौड़ाई को मीटर से, तो मीटर स्क्वायर, अर्थात क्या लिख सकते हैं, एम्पियर मीटर। ठीक है, टू द पावर माइनस 2। ये हम लिख सकते हैं क्या, इसका मात्रक लिख दिए। ठीक है, ये किसका, धारा घनत्व का मात्रक हो गया। ठीक, अब यदि मान लीजिए हम इसको और अधिक फॉर्म पे चले और रेजिस्टेंस के फॉर्म पे पढ़ें, जिसको हम रेजिस्टेंस के फॉर्म पे भी पढ़ सकते हैं। मतलब क्या आपको पता है कि J इज इक्वल टू क्या होता है, J इज इक्वल टू I बाई ए। ठीक है, और I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। ठीक, तो अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I। ठीक है, तो I के लिए हम I के फॉर्म पे क्या लिख सकते हैं, Q बाई टी। ठीक, तो और V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। ठीक है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, W अपॉन Q अपॉन I भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, W अपॉन Q I भी लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस के फॉर्म पे। मतलब जितना आप एक्सपेंशन करते जाएं तो आपको फाइंड होता जाएगा। मतलब धारा घनत्व क्या होता है, किसी चालक के प्रति एकांक, धारा हमने क्या पढ़ी, धारा हमने पढ़ी कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो धारा घनत्व की बात आ जाए तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। क्या व्यक्त करते हैं, जैसे। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि अनुगमन वेग क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। अब हमें अनुगमन वेग सीखना है। अनुगमन वेग क्या होता है, एक एवरेज वेलोसिटी होती है, औसत वेग होता है। ठीक है, तो अनुगमन वेग क्या होता है, वह औसत वेग होता है कि जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में प्रवाहित होने लगे। अब कैसे, सपोज दैट मान लीजिए हमने मान लिया कि ये एक L लंबाई का कोई हमने मान लिया चालक है, इसका एकांक जो मतलब क्षेत्रफल है वो A है। ठीक है, अब यदि इस चालक में मैं कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाऊं, आपको समझना क्या है, अनुगमन वेग क्या होता है। ये अनुगमन वेग हम पहले बता चुके हैं क्या, कि वह औसत वेग होता है जिससे चालक के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं।
ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनगोन वेग। मान लीजिए ये एक चालक तार था, हमने क्या किया कि यहाँ पे एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो ये ई हो गया, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम vd से व्यक्त करते हैं, अनुगमन वेग को कैसे व्यक्त करते हैं, vd से। हमें समझना है क्या है, इससे आप सोचिए, मान लीजिए चालक तार था, ठीक है, हमने इसमें क्या किया, इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र से जैसे ही हमने इसको जोड़ा, तो इसमें क्या होता है कि चालक में, चूंकि ये चालक है, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, वो चालक है तो उसमें धारा का चालन होगा, तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो ये चालक तार थे, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, ठीक है। जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया, विद्युत क्षेत्र से पहुंचा, तो इसके अंदर जो चालक मतलब इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या होने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। अगर वो प्रवाहित होने लगते हैं मतलब आवेश प्रवाह होता है, क्यों, क्योंकि जो आवेश के की पॉइंट्स वो इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, ठीक है, तो आवेश प्रवाह होने लगता है। अब वो किस दिशा में होगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसा लगाया, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब धनावेश के विपरीत दिशा में होता है किसका, इलेक्ट्रॉन प्रवाह, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह जो होता है धारा के हमेशा विपरीत दिशा में होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेगा वो इस दिशा में, और आपके द्वारा जो लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। मतलब आपको समझना है क्या है कि किसी चालक तार में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, मतलब किसी चालक तार में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है और आपने उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र से अप्लाई किया, जोड़ा, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रवाहित होने लगते हैं। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, अनुगमन वेग होता है, वो एक प्रकार का औसत वेग होता है, अर्थात अनुगमन वेग नियत वेग या औसत वेग होता है। क्या होता है, नियत वेग या औसत वेग होता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होने लगते हैं। मतलब ये चालक है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में लगाया तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस चालक में प्रवाहित होने लगेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। क्या समझना है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बहुत टफ बातें नहीं है। क्या एक चालक तार था, चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, एक चालक है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। हमने क्या किया कि बाह्य विद्युत क्षेत्र से इसको जोड़ दिया, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र से जब जोड़ दिया तो क्या हो गया कि इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन थे, वो प्रवाहित होने लगे। तो इसी वेग को हम क्या बोलेंगे, औसत वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब अनुगमन वेग। अब धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है ये आप जान लें, ठीक है। तो यदि मैं बोलूं कि इस चालक तार के प्रति एकांक परिक्षेत्र में गुजरने वाला जो आवेश Q, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू AL, मतलब AL क्या है, इसका आयतन, चालक तार का आयतन, क्योंकि चालक किसी तार के किसी भी चीज के आयतन के लिए, किसी भी चीज की नहीं, चालक तार है, अलग अलग आयतन होता है, ठीक है। तो मैं बोलूं तो बेसिकली आयतन के लिए क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों चीज चाहिए, तो क्षेत्रफल A लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई भी L के फॉर्म पे होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आयतन, चालक का आयतन क्या हो गया, L, ठीक। तो किसी भी चालक के प्रति एकांक, मतलब किसी भी चालक में जो आवेश होगा वो कितना होगा, इसके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, Q इज इक्वल टू AL, और क्या हो जाएगा NE, NEQ, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जितना फ्लो होगा प्रति एकांक आयतन में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की हो, तो चालक पर कुल आवेश, यानी चालक पर जो कुल आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहे हैं, हमने पहले चर्चा कर ली, ठीक है। जो कुल आवेश होगा Q इक्वल टू क्या होगा, AL NE। AL क्या है, AL आयतन है, N क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है आपको पता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। अब यदि मैं बोलूं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो जो उनका वेग होगा वो क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा में होगा, मतलब जो vd होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यदि मैं बोलूं कि विपरीत दिशा में यदि उनका है, तो आवेश को चालक को पार करने में लगा समय, यदि विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो कोई ना कोई समय लगेगा, तब तक वो निकल पाएंगे। तो मतलब चालक को क्रॉस करने में लगा समय, अर्थात क्या लिख सकते हैं, आवेश को चालक पार करने में लगा समय। आवेश को चालक को पार करने में लगा समय, अर्थात T।
भाई जब इसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वेग है, तो कहीं न कहीं जब आवेश है वो चालक को पार करेगा तो कोई न कोई टाइम टेकन होगा। तो वही हम क्या निकाल रहे हैं कि लगा समय, अर्थात लगा समय t, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितनी उसकी लेंथ होगी और जिसकी उसकी वेलोसिटी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने मान लिया क्या कि t इक्वल टू l अपॉन vd। ठीक है। अब यदि हम बताएं कि चालक में बहने वाली धारा, क्या यदि चालक में बहने वाली धारा आई हो, तो अब ये चालक में बहने वाली धारा आई है, तो आपको धारा की परिभाषा से पता है कि धारा I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। यदि हम बोलें कि यदि चालक में बहने वाली धारा I है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी। अब आप क्या करें, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करें, तो हमने वैल्यू पुट करी तो हमें क्या मिला, Q की वैल्यू कितनी थी, ALNE, तो I इक्वल टू क्या मिला, ALNE अपॉन टी, तो टी की वैल्यू कितनी है, L अपॉन VD। ठीक है। अब यदि आप इसको L से L कैंसिल कर दें और इसको ऊपर ले जाएं तो I बराबर आपको क्या मिल जाएगा, ANEVD। ये क्या हो गया, धारा I इक्वल टू कितना, मतलब धारा और अनुगमन वेग में जो आपने रिलेशन निकाला वो क्या निकाल दिया कि I इक्वल टू NEAVD। क्या I इक्वल टू NEAVD, मतलब जो धारा एकांक परिच्छेद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग फ्लो होगी वो कितनी होगी ये। अब यदि आपको धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध बताना है, ये तो आपने क्या निकाल दिया कि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा। अब यदि आपको धारा और अनुगमन वेग में संबंध बताना है कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, मतलब धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। ठीक है। तो आपको पता है कि धारा घनत्व J इक्वल टू क्या होता है, I बाई A। तो J इक्वल टू I की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है, आपने निकाला है ANEVD, ANEVD अपॉन A। तो अगले स्टेप में J इक्वल टू क्या निकल के आएगा, NEVD, मतलब J इक्वल टू क्या होगा, NEVD, मतलब धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है ये। ठीक है। धारा और अनुगमन वेग में ये, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में ये। ठीक है। अनुगमन वेग क्या होता है, हमने आपको पहले बताया कि मान लीजिए एक चालक तार है, जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यदि आप इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दें इसमें, तो इसमें क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रवाहित होने लगते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। अब आपको पता है कि अनुगमन वेग, धारा बह रही तो धारा यानी आवेश प्रवाह की दर होगी, आवेश प्रवाह की दर को ही तो हम विद्युत धारा बोलते हैं। इस चालक की कुल आवेश होगा वो कितना होगा, ALNE क्यों, क्योंकि इसके प्रति एकांक परिक्षेप जो होगा उससे जो चालक तार गुजरेंगे, अर्थात आयतन मतलब AL, और जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स और जितने बस इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात NE हम लिख सकते हैं। अब यदि चालक को पार करने में लगा समय t हो तो t इक्वल टू क्या होगा, L अपॉन VD, मतलब टोटल लेंथ और जो उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अब इससे बहने वाली धारा I है तो I इक्वल टू Q बाई टी, तो हमने वैल्यू रख दिया। तो ये क्या निकल आया, उस परिच्छेद में चालक तार में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण जो बहने वाली धारा है वो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अब यदि आपको धारा और अनुगमन, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध निकालना है, माफ करिए, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, तो क्या हो जाएगा, धारा घनत्व अभी हम बता चुके हैं I बाई A, ये क्या आ गया, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध आ गया। ठीक है। अब यदि मान लीजिए आपसे बोला जाए कि एक तांबे के तार के, देख लीजिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक तांबे के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब एक तांबे का तार है, तांबे का तार है
जिसके तांबे के तार का, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और फिर डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि एक तांबे के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब तांबे का जो तार है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात एक गीता दिया हुआ है कि 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि उसमें 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, मतलब जो धारा आई है वो कितनी हो रही कि 1.5 एम्पियर की जो धारा है प्रवाहित हो रही। आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है एक तांबे के तार जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है, इसमें अनुप्रस्थ जो धारा है वो 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि चालन इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, मतलब चालन इलेक्ट्रॉनों का घनत्व से क्या मतलब कि जो चालन इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कितना है 9 × 10⁻28, मतलब चालन घनत्व वो कितना दिया हुआ है 9 × 10⁻28 मीटर क्यूब, ठीक है, सॉरी माइनस क्यूब, माफ करिए, माइनस क्यूब, ठीक है, 9 × 10⁻28। अब तो चालन इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, मतलब आपको Vd क्या करना है, Vd आपको फाइंड करना है, ठीक है। तब आप देख लें, अब आपको प्राप्त क्या करना है, अनुगमन वेग। तो इसमें क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, I, मतलब आप अनुगमन वेग के लिए क्या निकाल चुके हैं कि I NEAVD आप निकाल चुके हैं। तो आपको क्या निकालना है यहाँ से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए क्या हो जाएगा कि I/NEA मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो निकल के आएगी, VD कितनी निकल के आएगी I/NEA, ठीक है। अब क्योंकि n आपको दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है 9 × 10⁻28, ये जो चालन का घनत्व है वो n ही है, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6, ठीक है। अच्छा, अब आप सारी वैल्यूज को रख दें और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, अनुगमन वेग अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I कितना है, I है 1.5, VD I कितना है 1.5, इस फार्मूले में n कितना है 9 × 10⁻28 इंटू E। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और आपको क्या दिया जा रहा है, आपको दिया है NEA एकांक क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना दिया जा रहा है 1 × 10⁻⁷ इंटू 1 × 10⁻⁷, तो कितना हो जाएगा 19 और -7 तो कितना हो जाएगा -26, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻² बस बचेगा। तो VD कितना हो जाएगा 1.5/9 × 1.6 × 1 × 10⁻², ठीक है। तो 1.6 × 9 को हम कितना लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं इसको 15, कितना लिख सकते हैं 15, ठीक है। ये VD सॉल्व कर लें आप, 1.6 × 9 तो कितना हो जाएगा ये 14.4 के आसपास, ठीक है। कितना हो जाएगा 1.5/14.4 इंटू 10⁻², ठीक है। अब यदि आप ऊपर नीचे दोनों टर्म्स पे 10 का मल्टीप्लिकेशन कर लें तो VD कितना हो जाएगा, आप देख लें, उसको हम लिख पाएंगे 15 और इसको क्या लिख पाएंगे 144 इंटू 10⁻², ठीक है। अच्छा, और आगे आप सॉल्व कर लें, VD
ये कितना हो जाएगा 15 और 144 है, ठीक है। 10⁻², तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 15/144 इंटू 10⁻², हम इसको जो ऊपर लिखते हैं तो इंटू क्या लिख सकते हैं 10⁻² के टर्म्स में हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम इससे एक 10 और निकाल दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं VD इज इक्वल टू 15/14.4 और इंटू 10⁻³ एक 10 निकाल के हमने इसको और ऊपर कर दिया, ठीक। अब आप डायरेक्टली इसको काट दें तो VD इज इक्वल टू लगभग कितना आ जाएगा 1.14.4 मतलब कितना जी 1.04 के आसपास, ठीक है। 1.04 इंटू 10⁻³ ठीक। ये क्या आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग आ गया, ठीक है। अब आप देखिए ओम का नियम क्या होता है, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था कि यदि चालक की भौतिक परिस्थितियों में, यदि चालक की भौतिक परिस्थितियां जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो जो चालक में बहने वाली धारा होती है वो क्या होती है उत्पन्न विभवांतर V के क्या होती है अनुगमानुपाती, ठीक है। V प्रोपोर्शनल I, मतलब क्या यदि चालक की भौतिक परिस्थिति, मान लीजिए चालक है इसमें ताप दाब आदि परिवर्तन न किया जाए तो इसमें जो बहने वाली धारा होगी I उसमें उत्पन्न विभवांतर V के अनुगमानुपाती होगी, V प्रोपोर्शनल I। तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं V इज इक्वल टू RI, तो R इज इक्वल टू V/I, जहाँ R क्या है प्रतिरोध, चालक का क्या है प्रतिरोध, ठीक है। अब चालक का प्रतिरोध, ठीक है, चालक प्रतिरोध R V/I, ठीक है। एक बार आप फिर सुन लें, मान लीजिए जॉर्ज साइमन ओम साहब ने बताया था यदि मान लीजिए चालक तार है इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तो I धारा के चलते जो इसमें विभव उत्पन्न होगा वो धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। इतनी बात है कब जब इसके ताप दाब मतलब उसकी भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए, जैसे ताप हो गया, ठीक है, उसका आकार हो गया या आकृति हो गई, उसमें कोई विकृत न किया जाए, ठीक है। मतलब क्या कि भौतिक परिस्थितियों में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो जो चालक तार है उसमें जो बहने वाली धारा है उसमें उत्पन्न विभव V की क्या होता है अनुपाती, तो V प्रोपोर्शनल I, तो V इज इक्वल टू RI, तो R इज इक्वल टू V/I। अब ये R क्या है, V क्या है विभव, I करंट, R क्या है प्रतिरोध, ठीक है, R क्या है रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ठीक। अब प्रतिरोध क्या होता है कि जो धारा के मार्ग में रुकावट डाला गया, मतलब धारा के मार्ग में डाला गया रुकावट ही क्या कहलाता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कैपिटल R। मान लीजिए चालक तार है इसके मार्ग में जो रुकावट डाला जाए, ठीक है, वही क्या कहलाता है रेजिस्टेंस कैपिटल R, ठीक है। चालक का प्रतिरोध भी हम बोलते हैं, ठीक। अब जो प्रतिरोध का मात्रक होता है प्रतिरोध यानी R इक्वल टू V/I, तो वोल्ट पर एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या लिखते हैं ओम, ठीक है। R इक्वल टू क्या होता है इसका मात्रक, तो V मतलब क्या होता है विभव, विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट पर, और धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या लिखते हैं ओम, ये ओम का साइन है, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, R इज इक्वल टू V/I, ठीक। प्रतिरोध क्या होता है किसी भी चालक तार की मार्ग में डाला गया रुकावट, यानी धारा के मार्ग में चालक तार है उसमें धारा फ्लो हो रही है तो धारा के मार्ग में डाला गया रुकावट ही क्या कहलाता है प्रतिरोध, ठीक है। अब प्रतिरोध आप देखें प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, मतलब यदि R प्रोपोर्शनल L, मतलब सीधा सा
सीधी सी बात कि जिस चालक तार की लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिस चालक तार की लंबाई कम प्रतिरोध कम होगी। छोटे पतले तारों के लिए जो चालक का प्रतिरोध होता है वो कम होता है। यदि चालक तार बड़ा है, लंबाई ज्यादा है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो भी ज्यादा होगा। दूसरी बात क्या कि R प्रोपोर्शनल 1/a, मतलब चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल होता है तो उस प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि आप क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो चालक का प्रतिरोध वो क्या होगा, कम होगा। तीसरी बात आपको क्या याद रखना है कि चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति का क्या मतलब, R प्रोपोर्शनल 1/n, R प्रोपोर्शनल 1/n। मैं आपको रेजिस्टेंस की निर्भरता बता रहा हूँ, किन बातों पर निर्भर करेगा। पहली बात लेंथ जितनी बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा, एरिया जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम होगा। अब n क्या, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब प्रति एकांक इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रति एकांक आयतन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी n प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो n होते हैं तो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब रेजिस्टेंस यदि ज्यादा चाहिए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होने पड़ेगा, कम होना चाहिए। ठीक है, अब आप देख लें अच्छा रेजिस्टेंस को हम कुछ रेजिस्टेंस के साइन बना रहे हैं। रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस हमेशा सर्किट में इस तरह से शो किया जाता है। आप ये देख लें, ये क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अब इसमें भी कुछ आपको हम वेरिएशन बता रहे हैं प्रतिरोध को शो करने का। किसी भी सर्किट में यहाँ पर सर्किट बनाएंगे, एक कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो इसको बना देंगे और यहाँ पे हम R लिखेंगे कि क्या कहलाएगा, प्रतिरोध रेजिस्टेंस। मतलब आपको क्या डालना है कि मान लीजिए चालक तार, इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके मार्ग में जो रुकावट डाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक है, मान लीजिए किसी चालक तार में इस प्रकार बना हुआ है। किसी चालक तार में मान लीजिए हमने बोल दिया कि कंडीशन A है, दूसरी कंडीशन ये मैं B बना रहा हूँ, ये B कंडीशन, और यहाँ पे ये ऐसे कर दिया गया है। तीसरा कंडीशन C है। ठीक है, इनको आप देख लें क्या क्या बोलेंगे। यदि कंटिन्यू है तो उसको हम बोलते हैं नियत प्रतिरोध। अब यदि इसमें मतलब ये एरो का साइन लगा दिया गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, परिवर्ती प्रतिरोध। इसको हम क्या बोलते हैं, विभव विभाजक। क्या बोलते हैं, C नंबर वाला जो कंडीशन है, C नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, विभव। यदि सर्किट्स में ऐसी चीजें आप प्रदर्शित हो रहे हैं तो आपको समझना है। ठीक है, यदि ऐसा है तो नियत प्रतिरोध, ये सर्किट ऐसी बनी हो तो परिवर्ती प्रतिरोध। जो विभव है वो विभव विभाजक को हम ऐसे शो करते हैं सर्किट्स में। अब आप अगला देख लीजिए कि विद्युत चालकत्व क्या कहलाता है। विद्युत चालकत्व मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। विद्युत चालकत्व आपने प्रतिरोध पढ़ा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं विद्युत चालकत्व, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, विद्युत चालकत्व। जो विद्युत चालकत्व होता है वो होता है कि किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम। मान लीजिए किसी चालक का प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R। ठीक है, तो किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम अर्थात 1/R इज इक्वल टू क्या, G। तो विद्युत चालकत्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल G। मतलब आपको समझना है कि प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, किसी चालक का प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत चालकत्व। मतलब G इज इक्वल टू 1/R। ठीक है, तो यदि हम R बराबर निकालें तो R बराबर क्या होता है, V/I। तो हम G बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/V/I। तो I ऊपर जाएगा तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/V। ठीक, मतलब किसी पदार्थ का जो चालकत्व होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि प्रतिरोधकता क्या कहलाती है। यदि आप SI यूनिट इसकी मात्रक निकालें तो एम्पियर पर वोल्ट निकाल देंगे। ठीक है, मतलब
जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत चालकत्व। ठीक है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विद्युत चालकत्व। हमने इसको लिखा ओम, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स। अब अगली बात देख लें कि अच्छा, एक बात आप और याद रखें, जो विशिष्ट चालकत्व सॉरी विद्युत चालकत्व होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका जो मात्रक है वो क्या लिख सकते हैं? एम्पियर पर वोल्ट। एम्पियर पर वोल्ट को हम क्या लिख पाएंगे? हम क्योंकि वोल्ट पर एम्पियर को ओम, तो इसको क्या लिखेंगे? ओम इनवर्स। ठीक है, अब ओम इनवर्स को ही हम क्या बोलते हैं? म्हो या साइमन बोलते हैं। मतलब इसका यूनिट क्या है, इसका मात्रक क्या है? म्हो या ओम इनवर्स। अब आप देख लें, अगली बात देख लें, प्रतिरोधकता क्या कहलाती है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा क्या? प्रतिरोध। अब देख लें किसी चालक की प्रतिरोधकता। ये छोटी छोटी बातें हैं, सारी बातें मैं आज सवाल कर दूंगा आपको। ठीक है, इनको आपको जानना है, तभी आप आगे कार्बन कोडिंग पढ़ पाएंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ पाएंगे। ये सारी चीजें हैं। तो आप देख लें पहले कि किसी चालक का मतलब प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। ठीक है, प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी क्या कहलाती है? मतलब जो किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोधकता होता है, किसी भी चालक प्रतिरोध की प्रतिरोधकता, वो क्या? R प्रोपोर्शनल L, मतलब L के अनुपाती होती है तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। जिसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दें तो हम क्या लिख पाएंगे? R प्रोपोर्शनल L अपॉन A। अब ये प्रोपोर्शनल हटा दें तो यहाँ से जो कांस्टेंट मिलता है वो क्या कांस्टेंट मिलता है? रो। ठीक है, रो L अपॉन A। ठीक, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। जो ये रो होता है, तो रो को ही हम क्या बोलते हैं? रो को ही हम बोलते हैं क्या? प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। तो किसी चालक की आपको प्रतिरोधकता निकालना है तो आप निकाल सकते हैं प्रतिरोधकता। तो ये L इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? RA अपॉन L इज इक्वल टू रो। मतलब किसी चालक की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? RA अपॉन L। ठीक है, मतलब आप क्या बोलेंगे? किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या? कि किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और किसी पदार्थ, मान लीजिए कोई चालक तार है, उसकी प्रति एकांक लंबाई और प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल की जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोध को उस तार की क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। ठीक है, मतलब ये एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला प्रतिरोध है, तो उसी को आप क्या बोल देंगे? उसकी प्रतिरोधकता। ठीक है, अच्छा, इसके यदि आप यूनिट निकाल दें तो आप यूनिट निकाल के देख सकते हैं यहाँ से कि R को क्या लिखते हैं? R का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम। ठीक है, और A क्षेत्रफल को आप क्या व्यक्त करते हैं? मीटर स्क्वायर। लेंथ को मीटर, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? ओम मीटर। तो ओम मीटर क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक, अब आप देख रहे हैं इसी का जस्ट अपोजिट, मतलब जस्ट उल्टा, इसी का हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? हमने आपको बताया विद्युत चालकत्व। ठीक है, अब प्रतिरोधकता का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? विद्युत चालकता। विद्युत चालकता। याद रखिए आप, यदि आपको रेजिस्टेंस आता है तो विद्युत चालकत्व आएगा, जस्ट उसका अपोजिट। अब इसी प्रकार विद्युत चालकता किसके अपोजिट होती है? प्रतिरोधकता की। मतलब हम क्या लिख पाएंगे? जो इसको विद्युत चालकत्व हम सिग्मा से रखते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रो। मतलब आप बोल सकते हैं कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विद्युत चालकता कहलाती है। ठीक है, तो अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो 1 अपॉन रो, तो रो की वैल्यू कितनी आई है? 1 अपॉन RA अपॉन L। तो L ऊपर चला गया, सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ गया? L अपॉन RA। ठीक है, अर्थात जो विद्युत चालकता है वो सिग्मा है, सिग्मा इक्वल टू L अपॉन RA। अब यदि आप इसकी यूनिट निकाल दें
मात्रक निकाल दे, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन ओम मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से ये इसका ये कट गया, तो क्या बचा अपने पास, सिग्मा इज इक्वल टू ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है, ये क्या आ गया, इसकी यूनिट आ गई। ठीक है, अब हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे क्या, कार्बन कोडिंग। ठीक है, किसी चालक तार का प्रतिरोध कैसे फाइंड करें। ठीक।